हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बीसलपुर अड्डा में आपका स्वागत है। और हम लेके आए हैं फिर से अपना अगला वीडियो खेलो इंडिया 2020 के तहत। ये जो क्वेश्चन मैं रोज़ डिस्कस करता हूँ 20 क्वेश्चन, और इन क्वेश्चन के तहत आप आगे के कई सारे एग्ज़ाम जो आने वाले हैं, जैसे पेट है, यूपीएससी के तहत जो भी एग्ज़ाम होंगे, और सीएपीएफ का जो एग्ज़ाम अभी होने वाला है उसमें ये सामान्य जो ज्ञान का पेपर होता है, जो जीएस का पेपर होता है, उसमें ये आएगा। तो इन क्वेश्चन को डिटेल से देखेंगे और इनके साथ साथ जो भी क्वेश्चन बनेंगे या जो क्वेश्चन बन सकते हैं या इनकी जो डिटेल जानकारी होती है वो मैं देता हूँ। क्वेश्चन यहाँ 10 लिखे हैं, 10 अगली स्लाइड में मिलेंगे, लेकिन इसको डिटेल से डिस्कस करने से आपके दिमाग में एक फ्रेम बन जाता है कि क्वेश्चन को कैसे हल करना है और कैसे करके हमें अपनी तैयारी को और ज़्यादा अच्छा करना है। और देखिए, पढ़ते रहिए, कोरोना है, ठीक है, लॉकडाउन भी चल रहा है तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आती है, लेकिन आप जब लगातार पढ़ते रहते हो तो मोटिवेशन बना रहता है और परीक्षाएँ भी क्रॉस होती रहती है। तो आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। तो ये दिया है कि भारतीय मानक समय, देखिए हर देश का एक मानक समय होता है, ठीक है, कई देशों में एक से ज़्यादा भी मानक समय होते हैं, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितने घंटे आगे है। ये तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है, और इसका आंसर हो गया है कि प्लस 5 घंटा 30 मिनट, मतलब 3.5 घंटे, 5.5 घंटे आगे है। लेकिन इसको समझेंगे कैसे? जैसे ग्रीनविच मीन टाइम, अब आपको पता होना चाहिए क्या है। ये ब्रिटेन से निकलने वाली एक रेखा है जो 0 डिग्री देशांतर को दर्शाती है। कितने को दर्शाती है? 0 डिग्री देशांतर को। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रीनविच जो मध्य समय है ये किस रेखा को बोला जाता है? तो 0 डिग्री देशांतर को बोला जाता है। 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम में जो देश पड़ते हैं उनको पश्चिमी देशांतर, 0 डिग्री देशांतर से पश्चिम में पश्चिमी देशांतर और पूरब में पूर्वी देशांतर। चूँकि भारत 0 डिग्री देशांतर के पूरब में है इसलिए पूर्वी देशांतर का हिस्सा होता है। तो देखिए ये 5.5 घंटे आगे है। भारतीय मानक समय, अब देख लो भारतीय मानक समय क्या है। तो भारतीय मानक समय रेखा है 82 डिग्री 30 मिनट की, मतलब 82.5 डिग्री की। कहाँ से निकलती है ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भारत के 5 राज्यों से निकलती है जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। उत्तर प्रदेश के कहाँ से निकलती है? भी नैनी से या मिर्जापुर से, यहाँ से भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसको आप डिटेल से तैयार करिए। अगला है, भारत को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में, देखिए प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। तो प्रमुख 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है, और इसका आंसर एक तो हो गया 4, ठीक है, इसका आंसर हो गया 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। लेकिन कौन कौन सा देख लीजिए। पहला प्राकृतिक प्रदेश होता है जो पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र कौन सा? हिमालय वाला, ठीक है, तो हिमालय का जो पर्वतीय क्षेत्र होता है। दूसरा मैदान, मैदान कौन सा? गंगा यमुना का, गंगा यमुना और ब्रह्मपुत्र का जो पूरा मैदान राजस्थान से लेके पड़ता है तो वो इसके तहत आ जाता है। अगला होता है इसका प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार कहाँ है? जो आपका शुरू होता है मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश के नीचे फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, इन राज्यों में विस्तृत है। अगला होता है, इसमें ही आएगा तटीय मैदान। जो तटीय मैदान है, जैसे पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, ठीक है, तो ये हो गए हमारे 4 प्राकृतिक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन आता है, ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? जब मैंने दर्रे पढ़ाए थे सब, तो मैंने आपको बताया था कि ये किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। तो यहाँ पे इस दर्रे का नाम हो जाएगा एयांग याप। क्या नाम हो जाएगा? एयांग याप दर्रा। एयांग याप दर्रा कहाँ है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछा भी जा सकता है। तो एयांग याप दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अगर आप ऐसे मैप बनाओगे एक ऐसे करके, तो यहाँ पे पड़ेगा एयांग याप दर्रा। और एयांग याप दर्रा से होके कौन सी नदी प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र नदी। आपको कमेंट करके बताना है कि ब्रह्मपुत्र नदी का तिब्बत में क्या नाम है, ब्रह्मपुत्र नदी का असम में क्या नाम है, और ब्रह्मपुत्र नदी का बांग्लादेश में क्या नाम है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन में आते हैं अपना, भारत की सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? ठीक है, तो इसको एक डायग्राम से, तो इसका एक आंसर सीधे सीधे हो जाएगा कि दक्षिणतम चोटी कौन सी है, दक्षिणतम पहाड़ी कौन सी है या दक्षिणतम श्रेणी कौन सी है? तो वह कार्डमम, कार्डमम। कार्डमम को इलायची पहाड़ियाँ भी कहते हैं, इलायची पहाड़ियाँ। और ये कहाँ पे पड़ती है? तो एक डायग्राम से देख लो। मान लो ये भारत का नक्शा है, तो यहाँ पे जो पड़ेगी वो होगी
कार्डमम। हमने आपको कल एक बताया भी था, यहाँ एन कर लो, यहाँ ए कर लो, इनका क्रम होता है। ये होती है नीलगिरी, ये वाली होती है अन्नामलाई और ये वाली होती है कार्डमम। तो इनके सबसे दक्षिण में कौन सी है? कार्डमम। नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में कौन सा दर्रा है? पालघाट। और अन्नामलाई और कार्डमम के बीच में कौन सा दर्रा है? सेनकोट्टा। ठीक है, तो इसका हमने डिस्कस कर लिया। और इसी के नोक पर, कार्डमम पहाड़ी के नोक पे ही तो क्या है? कन्याकुमारी। यहाँ कन्याकुमारी हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, तो देखें यहीं कन्याकुमारी के पास में कौन सा है? मन्नार की खाड़ी। ठीक है, और यहाँ पे ये श्रीलंका है, ऐसे नीचे आएगा। श्रीलंका का ये नोक है, ये जाफना द्वीप है। ठीक है, यहाँ इधर बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर। इन दोनों को मिलाने वाली जल संधि को क्या कहते हैं हम? पाक जल संधि। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? पाक जल संधि। तो यहाँ से कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो इन्हें याद रखिए। अब झीलें पढ़ाएंगे तब इसको फिर से पढ़ाएंगे आपको। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र। ये समझने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इस पर ध्यान दें। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितने नॉटिकल माइल तक होता है? यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, तो मैं ये मिटा देता हूँ आपको और फिर यहाँ पे आपको डिटेल से एक नक्शा बना के समझाता हूँ। देखिए, भारत का जो प्रादेशिक क्षेत्र है, प्रादेशिक जल क्षेत्र, इसका मतलब होता है कि भारत की बेस लाइन या तट रेखा से, मान लीजिए भारत है, इसकी जो ये तट रेखा है यहाँ पे, इससे कितनी दूरी तक प्रादेशिक जल क्षेत्र होता है? तो इससे 12 नॉटिकल माइल, कितना? NM लिख देंगे हम, 12 नॉटिकल माइल तक प्रादेशिक क्षेत्र होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 12 नॉटिकल माइल। ठीक है, 12 नॉटिकल माइल। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि 1 नॉटिकल माइल बराबर कितने किलोमीटर होते हैं? तो 1.85 समथिंग किलोमीटर होते हैं। एक क्वेश्चन ये बन गया यहाँ से। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये हो गया। अगला ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये प्रादेशिक जल क्षेत्र के बाद अगर आप 12 नॉटिकल माइल और समुद्र में चलो तो ये जो 24 नॉटिकल माइल का क्षेत्र हो जाता है, 12 ये और 12 ये, तो कितना हो गया? ये 24। तो इसको क्या कहेंगे? आगे वाले को इसको कहेंगे सन्निहित। मैं यहां लिख देता हूं सन्निहित क्षेत्र। ठीक है, इसको सन्निहित क्षेत्र कहते हैं। इससे आगे भी एक क्षेत्र होता है, मान लो यहां से यहां तक, यहां पूरा बेस लाइन से लेकर अगर 200 नॉटिकल माइल तक का क्षेत्र देखें तो इसको क्या कहते हैं? अनयन आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 12 नॉटिकल माइल तक के क्वेश्चन, 12 नॉटिकल माइल तक की दूरी को क्या कहेंगे, और फिर 24 नॉटिकल माइल तक की दूरी को क्या कहेंगे, और 200 नॉटिकल माइल तक की दूरी को क्या कहेंगे। तो ये डायग्राम से हमने समझा इस क्वेश्चन का पूरा आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है हमारा सुंदरबन डेल्टा से। देखिए, सुंदरबन डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, लगभग ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा, लेकिन अब हम इस सुंदरबन डेल्टा के बारे में डिटेल से जानते हैं कि सुंदरबन डेल्टा से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन इसको लेके अभी तक पूछे गए हैं। तो पहले हम अपने क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। सुंदरबन डेल्टा किन 2 नदियों के बीच में है? तो एक तो हो जाएगी भाई गंगा, ठीक है, दूसरा हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र। तो ये मान लो भारत का नक्शा है, इसे यहाँ से आ जाओ, ऐसे इतना ही देखते हैं। यहाँ से आएगी ब्रह्मपुत्र, ठीक है, फिर उसका नाम मैंने जो कि पूछा है वो बताओगे आप। फिर इधर आ जाएगी गंगा। यहाँ पे जो डेल्टा बनता है इसको बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। अब अगला क्वेश्चन ये है कि सुंदरबन डेल्टा का नाम सुंदरबन क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं। काहे के? सुंदरी के वृक्ष। ठीक है, सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये पूछा जा सकता है कि सुंदरबन डेल्टा किन 2 देशों के बीच में है? तो सुंदरबन डेल्टा इधर आपका भारत, ये हमारा भारत पड़ गया, इधर हमारा बांग्लादेश। ठीक है, तो ये बांग्लादेश और भारत के बीच में है। ठीक है, यहाँ से और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है? ठीक है, तो यहीं पर बंगाल टाइगर पाया जाता है। ठीक है, बंगाल टाइगर, जिसे रॉयल बंगाल टाइगर भी कहते हैं। तो ये हमने सुंदरबन डेल्टा के बारे में इतने सारे क्वेश्चन जान लिए। और भी 1-2 क्वेश्चन होते हैं सुंदरबन डेल्टा के, वो आप यहीं पर लिख लेना अपने नोट्स में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है पल्याण शिखर या सैंडल पीक। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ा भी चुके हैं, हमने पहले ही अपने वीडियो में डिस्कस किया है। जो ज्योग्राफी का पहला ही वीडियो है, भारत का सामान्य भूगोल या सामान्य परिचय, वहाँ से हमने इसको डिस्कस किया है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि पल्याण शिखर, तो इसको भी हम एक डायग्राम से देख लें। देखिए, ये पल्याण शिखर मतलब अंडमान निकोबार ऐसे करके यहाँ पे है। ठीक है, ये 4 होते हैं। उत्तरी अंडमान, मैं शॉर्ट में लिखूँगा, मध्य अंडमान,
दक्षिणी अंडमान और फिर लिटिल अंडमान, ठीक है, लिटिल अंडमान। तो ये जो पल्याण शिखर है ये उत्तरी अंडमान पर है। कहाँ पे है? उत्तरी अंडमान पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी अंडमान द्वीप है उस पे है, ठीक है, पल्याण शिखर। अब यही पल्याण शिखर इसकी अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। आपको कमेंट करके ये बताना है कि निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, और मैं ये बता देता हूँ वो ग्रेट निकोबार पे स्थित है, ठीक है। तो उसका नाम आपको बताना है, और ग्रेट निकोबार पे ही इंदिरा पॉइंट है सबसे नीचे, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। तो यह है। बाद में हमने बताया था कि मध्य के यहाँ पे एक मैंने और बैरन, एक कल के क्वेश्चन में भी डिस्कस हुआ, बैरन ज्वालामुखी जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। अब देखो मैप एक ही है, उससे कितने सारे क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है। मतलब एक बार आप मैपिंग से पढ़ोगे, मेरे क्लास अगर देखोगे जो मैपिंग के थ्रू मैं कराता हूँ उसके तहत आपके बहुत सारे क्वेश्चन एक जगह पे ही कंप्लीट हो जाएंगे। अगला देखते हैं भारत की सबसे बड़ी जनजाति। तो हमारे भारत में जनजातियां पाई जाती हैं, तो सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो सबसे बड़ी जनजाति है भील, ठीक है। ये तो हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भील जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है भारत में? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश, राजस्थान और थोड़ा सा गुजरात का एरिया और महाराष्ट्र में, ठीक है। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात का क्षेत्र अगर आप डायग्राम पे देखोगे, और मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊं तो ऐसे मान लो ये भारत का छोटा सा नक्शा देख लेते हैं। तो इस क्षेत्र में निवास करती है भील जनजाति, ठीक है। तो ऐसे डायग्राम से भी पता कर लो ताकि दिमाग में बैठ जाए। तो ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है जनसंख्या के हिसाब से, 2011 की जनसंख्या के हिसाब से मैंने ये क्वेश्चन उठाया है। अगला क्वेश्चन है गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है। ये वैसे तो उत्तर प्रदेश विशेष का क्वेश्चन है, ठीक है। जो उत्तर प्रदेश की परीक्षा देते हैं उनसे खूब पूछा जाता है, लेकिन मैंने इसे बड़ी परीक्षाओं में भी पूछा जाते देखा। इसको और एक तरह से पूछते हैं तो वो बताऊंगा आगे। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में होता है वो कौन सी है? जिसका फुलर झील से होने वाली फुलर, और इसका नाम है गोमती, ठीक है। क्या नाम है? गोमती। यही गोमती नदी फुलर झील से निकलती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो ऐसी कौन सी नदी है जो झील से निकलती है, ठीक है। तो ये झील, और ये झील कहाँ पड़ती है ये भी पूछा जाएगा। तो ये पीलीभीत जिले में पड़ती है। पीलीभीत जिले में एक जगह माधव टांडा के पास से ये निकलती है। तो ये क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया। अमरकंटक क्षेत्र, अमरकंटक क्षेत्र कहाँ पे? छोटा नागपुर पठार के पास में, ठीक है। अमरकंटक क्षेत्र किन किन नदियों का उद्गम होता है अमरकंटक क्षेत्र से? तो अमरकंटक क्षेत्र से 3 नदियों का उद्गम होता है जो प्रमुख नदियां हैं। तो उनका नाम मैं लिख देता हूँ, फिर डायग्राम बता दूंगा किधर से किधर। देखो एक है नर्मदा, ठीक है, नर्मदा। दूसरी है सोन, ठीक है, और तीसरी है महानदी, महानदी, ठीक है। अब देखो इनको डायग्राम से देखते हैं कि कैसे कैसे ये निकलती हैं और किधर किधर को जाती हैं और इनकी विशेषताएं क्या है। तो मान लो ये है आपका अमरकंटक क्षेत्र, ठीक है। तो इधर से जो नदी उत्तर के लिए निकल के जाती है इसका नाम है सोन, और ये सोन नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की, ठीक है। सोन किसकी सहायक है? गंगा की। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दाएं सिरे से मिलने वाली गंगा की सहायक नदी कौन है? सोन, ठीक है। तो ये सहायक नदी सोन हो गई। इधर को निकलती है महानदी, ठीक है, महानदी, ठीक है, जो उड़ीसा से होकर बहती है और ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में, और ये मिल जाती है गंगा में। फिर यहीं से एक नदी और निकलती है जिसका नाम है नर्मदा नदी, ठीक है। तो ये नर्मदा नदी, और नर्मदा नदी के बारे में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे नर्मदा नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है? अमरकंटक। वो कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो भारत की 2 नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर बहेंगी, अभी मैं बताऊँगा, है तो और भी, लेकिन ये यहाँ पे 2, नर्मदा और इसकी जो नीचे पड़ती है ताप्ती, ठीक है। और दूसरी बात, वो कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती? तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती, क्योंकि ये अरब सागर में मिलती हैं और वहाँ पर ढाल बहुत तेज होता है, भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, अवसादों की मात्रा कम होती है, इसलिए ये डेल्टा नहीं बनाती। तो इतने सारे क्वेश्चन हमने देख लिए हैं, और ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ऐसे ही करके डिस्कस करके देखा करो। अगला क्वेश्चन है 11वां नंबर क्वेश्चन, भारत की नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? कितने प्रकार से? तो ये क्वेश्चन मार्क शब्द है, तो इसको देखिए कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। तो भारत की नागरिकता के हम 5 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ डिस्कस कर देता हूँ। जैसे जन्म के द्वारा, ठीक है, उसके बाद वंशक्रम के द्वारा, उसके बाद पंजीकरण, उसके बाद देशीकरण,
उसके बाद एक और होता है किसी भूभाग का शामिल होना, इसको समझा देते हैं, किसी भूभाग का शामिल होना। ठीक है, मान लीजिए भारत में कोई भूभाग, मान लो श्रीलंका भारत में शामिल हो जाए तो श्रीलंका के नागरिक अपने आप भारत के नागरिक हो जाएंगे, उनको भारत की नागरिकता अलग से देने का प्रावधान नहीं है। तो ये जन्म के द्वारा, वंशक्रम के द्वारा, पंजीकरण, देशीकरण और भारत के भूभाग शामिल होने से। तो इसका आंसर कितना हो गया? 5। ठीक है, ये देखो अगला क्वेश्चन, संघीय मंत्रिपरिषद। संघीय का मतलब होता है जो केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद होती है, जो केंद्र सरकार होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली में बैठती है। तो उस मंत्रिपरिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो यहाँ पे पूछा गया है अनुच्छेद, और अनुच्छेद ये हो जाएगा 74। तो भारत की जो मंत्रिपरिषद है या जो दिल्ली में मंत्रिपरिषद बैठती है, संघीय मंत्रिपरिषद, वो किस अनुच्छेद के तहत होती है? 74 के तहत होती है। ठीक है, और मंत्रिपरिषद, मैं ऐसे करके एक जो डायग्राम बनाता हूँ यहाँ से, इस डायग्राम को फिर देख लें। फिर ये होता है राज्यसभा, ये होता है लोकसभा, यहाँ होते हैं राष्ट्रपति महोदय, प्रेसिडेंट। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद यहाँ मान लो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद ये सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? इसके दो उत्तरदायित्व होते हैं, सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होता है और व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायित्व राष्ट्रपति के प्रति होता है। मतलब मंत्री जो पद ग्रहण करते हैं वो राष्ट्रपति को शपथ के द्वारा पद ग्रहण करते हैं। तो ठीक है, मंत्रिपरिषद के बारे में हमने समझ लिया। अगला क्वेश्चन, भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र, यहाँ शब्द देखिए, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ कभी पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। तो गणतंत्र का अर्थ क्या होता है? गणतंत्र का अर्थ होता है कि जो भारत का किसी देश का, मान लो भारत में किसी देश का जो सर्वोच्च पद होगा वो चुनाव के द्वारा भरा जाएगा। राजा की तरह नहीं, एक राजा बना फिर उसका लड़का राजा बना फिर उसका लड़का या लड़की राजा बना ना, इसमें होता है चुनाव। ठीक है, तो भारत का जो सर्वोच्च पद है अगर वो चुनाव के द्वारा भरा जाए तो उसे कहते हैं गणतंत्र। मतलब जो सर्वोच्च पद है, सर्वोच्च पद पर क्या होगा? चुनाव होगा लोकतंत्र में। ठीक है, तो ये भारत का गणतंत्र हो जाएगा अगर सर्वोच्च पद पर चुनाव होगा। अगला क्वेश्चन, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा होता है? तो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता माना गया है। कौन सा? संप्रभुता। लेकिन अब हम ये भी देख लें कि राज्य के और कौन कौन से महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। तो संप्रभुता, भूभाग मतलब ऐसा कौन सा देश होगा जिसके पास भूभाग ही ना हो? तो बिना भूभाग थोड़ी चलेगा। अगला जनसंख्या, ऐसा कौन सा देश होगा जिसके पास जनसंख्या ना हो? तो बिना जनसंख्या नहीं चलेगा। अगला होती है गवर्नमेंट, ठीक है, या सरकार, वहाँ की जो शासन प्रणाली होती है सरकार, तो इसको गवर्नमेंट या सरकार। तो ये 4 प्रमुख तत्व होते हैं, इनको देख लीजिए। लेकिन इनमें सबसे प्रमुख जो तत्व होता है वो कौन सा होता है? संप्रभुता। ठीक है, तो मैंने चारों तत्व डिस्कस कर दिए, आप इनको याद कर लें, इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली, जो हमारा दिल्ली है, को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया? ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जाता है और दिल्ली चर्चा में भी रहती है आजकल, तो कभी भी पूछ सकता है। अभी उस पर जो संविधान संशोधन भी हुआ है दिल्ली के अधिकारों पर, तो देख लीजिए यहाँ पे यह है 69, मतलब 69वां संविधान संशोधन ये हुआ था 1991 में। ठीक है, तो ये याद रखें कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया। सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य कब बना? देखिए, सिक्किम पहले भारत का राज्य नहीं था, सिक्किम पहले एक अलग देश था। ठीक है, लेकिन सिक्किम को भारत का राज्य 2 संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सहायक राज्य किस संविधान संशोधन द्वारा बना और पूर्ण राज्य किस संविधान संशोधन द्वारा बना। तो हम इसे देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा है पूर्ण राज्य। ठीक है, तो पूर्ण राज्य बना था, कब बना? तो ये बना 1975 में। अब आपसे 1975 की जगह संविधान संशोधन भी पूछ सकता है, तो संविधान संशोधन था 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम पूर्ण राज्य बना। लेकिन सहायक राज्य आ जाए, अगर आ जाए क्वेश्चन में कि सहायक राज्य किस संविधान संशोधन द्वारा बना, सहायक या एसोसिएट, इंग्लिश में आएगा एसोसिएट, हिंदी में सहायक, तो ये था 35वां संविधान संशोधन। ठीक है, और आपको कमेंट करके बताना है कि 35वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो ये दोनों संविधान संशोधन किससे संबंधित है? सिक्किम से। अगला आ गया हमारा क्वेश्चन, भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा था? भाषाई, भारत के राज्यों का गठन हुआ, तो भारत आज़ादी के बाद भारत के राज्यों का गठन हुआ, तो भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो आंसर तो आपको पता ही होगा, आंध्र प्रदेश।
ठीक है, आंध्र प्रदेश था। अगला क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि कब हुआ, कब हुआ मतलब डेट क्या थी 1953 में। आपको कमेंट करके ये बताना है कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग बना था वो कब बना था, उसकी डेट क्या थी। क्या आंध्र प्रदेश के बनने के पहले राज्य पुनर्गठन आयोग बना था या आंध्र प्रदेश के बनने के बाद राज्य पुनर्गठन आयोग बना था, तो इस बात को कमेंट करके बताना है आपको, ठीक है। अगला है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित रिट कौन सी होती है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसमें 5 रिट जारी की जाती हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार प्रेक्षा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। तो इन 5 रिटों में से ऐसी कौन सी रिट है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जारी की जाती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जारी करने वाली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये याद रखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। 5 रिटों का नाम बता दिया मैंने। अब एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से, क्या जो रिट जारी करने का अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है या हाई कोर्ट के पास है या लोअर जुडिशरी जो होती है, मतलब जो जिला जज होता है उस जिला न्यायालय होता है उसके पास भी है। तो केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है। तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, वीटो शक्ति समझ रहे होंगे आप, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है। तो अब हम इसको ऊपर समझ लें, ये मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे समझते हैं इसको। तो जो वीटो शक्ति होती है और अनुच्छेद किस अनुच्छेद में, तो इसका आंसर मैं यही लिख देता हूँ। इसका अनुच्छेद आंसर है 111 में। वीटो शक्ति किस में होती है, 111 में। अब इसको समझ लो, अनुच्छेद 111 के तहत कौन कौन से अधिकार होते हैं राष्ट्रपति को, ठीक है। तो ये देख लो अधिकार। पहला अधिकार होता है जैसे कोई विधेयक दोनों सदनों से पास होकर राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति दे सकते हैं। क्या करते हैं, अनुमति दे दें कि ठीक है भाई विधेयक पास हो गया, हस्ताक्षर कर दिए। दूसरा होता है अनुमति नहीं दे सकते, खारिज कर दें, उसको खारिज कर दें, ये भी। और ये दोनों काम राष्ट्रपति महोदय किसकी सलाह पर करते हैं, मंत्री परिषद की सलाह पर। मंत्री परिषद, ये भी याद रखो, चाहे विधेयक को खारिज करना हो या पास करना हो। यहाँ पे होता है पुनर्विचार। क्या होता है, पुनर्विचार। मतलब राष्ट्रपति महोदय के पास विधेयक गया साइन होने के लिए, लेकिन राष्ट्रपति महोदय को लगा नहीं इसमें कोई सही मतलब कमी है या इसको वापस करके, तो उसे पुनर्विचार के लिए दोनों सदनों में फिर से भेजा जा सकता है। जब ये पुनर्विचार के लिए आएगा, लेकिन याद रखिए 2 ऐसे विधेयक जो पुनर्विचार के लिए नहीं भेजे जा सकते। पहला धन विधेयक, दूसरा संविधान संशोधन विधेयक। याद रखो, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पुनर्विचार के लिए नहीं भेजे जा सकते। और यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, आपको कमेंट करके ये बताना है कि धन विधेयक किस अनुच्छेद के तहत होता है। देखिए, मैं कमेंट करके आपसे इसलिए पूछता हूँ ताकि क्लास इंटरेस्टिंग बने, आप भी उसमें कुछ इंटरेस्ट दिखाएं, आप भी अपना थोड़ा सर्च करें। तो मैं अगर 20-25 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, 20 क्वेश्चन, और उनसे 40 क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ, तो आप भी अगर 10-15 क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लोगे तो एक दिन में 50-60 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा और अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये हो गया पुनर्विचार। अगला होता है वीटो। वीटो का मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति महोदय रख लें उसे चुपचाप कि ठीक है भाई पास करना नहीं, तो इसे जेबी वीटो भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जेबी वीटो। मतलब राष्ट्रपति महोदय ने विधेयक को जेब में रख लिया, अब कब साइन करेंगे कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो आज के हमारे 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हमने और इससे बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। और वीडियो देखते रहे, अंत तक देखा करें तो ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। धन्यवाद।